नमस्कार। खबरों के आगे पीछे और उसके ऊपर नीचे बहुत कुछ रहता है छिपा हुआ। इन परतों को आपके लिए एनालाइज कर डिकोड कर हम लाते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम जिन 4 स्टोरीज को आपके सामने 5 स्टोरीज दरअसल आपके सामने रखने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जिसमें महिला सम्मान की बात बड़ी निकल कर आ रही है। राज्यसभा की सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनके साथ बदसलूकी करने वाला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पर्सनल स्टाफ है। आखिरकार इतनी देर क्यों लग गई आम आदमी पार्टी को इस बात को स्वीकार करने में? क्या है पेच, बताएंगे आपको। फिर बात करेंगे दिल्ली की लोकसभा सीटों के बारे में। सभी 7 लोकसभा की सीटों को लेकर किस तरह से चुनाव प्रचार को अंजाम दिया जा रहा है और क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास रचकर 7 की 7 सीटें तीसरी बार जीतने वाली है या दरअसल कुछ उलटफेर होता दिखाई देगा। दिल्ली का पूरा आकलन आपके सामने हम करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं, यह हमारी तीसरी स्टोरी हमारे सामने है, जिसमें हम आपके सामने बताएंगे कि बीते 15 दिनों से 2 हफ्ते से स्टॉक मार्केट में बाजार में जो उथल पुथल है उसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि चुनावों में जो उथल पुथल मची हुई है उसी की वजह से स्टॉक मार्केट में सब कुछ है। क्या यही है असलियत या इसके पीछे का खेल कुछ और है? बताएंगे आपको। और फिर बताएंगे आपको कि भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह का समझौता जो हुआ है उससे कई देशों की बेचैनी बढ़ गई है, एसिडिटी बढ़ गई है। लेकिन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम कैसे बहुत बड़े पैमाने पर न सिर्फ अपनी सुरक्षा को आगे बढ़ाएंगे बल्कि बहुत राजस्व भी बताएंगे। तो आइए आज की सबसे पहली स्टोरी आपके सामने रखते हैं। क्या हुआ है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर? यह सवाल आज सिर्फ दिल्ली के भीतर ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में नहीं, बल्कि अब तो पत्रकारों के बीच में भी घूमने लगा है। क्योंकि सोमवार की सुबह जब चौथे चरण का मतदान चल रहा था, उस वक्त सुबह सुबह तड़के यह खबर आई कि दिल्ली में एक जबरदस्त भूचाल हुआ है। राज्यसभा की सांसद आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। उनकी मुलाकात औपचारिक नहीं थी, वो पहले से शेड्यूल नहीं थी। वो बिना बताए मुलाकात के लिए पहुंची थी, लेकिन जब वो घर पर पहुंची तो उनके साथ बदतमीजी की गई। और यह बदतमीजी करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है। मालीवाल ने आरोप लगाया कि बदतमीजी करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो विवादित पर्सनल असिस्टेंट है जिनका नाम विभव कुमार है। क्या विभव कुमार वाकई में बदतमीजी कर सकते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। और वो इसलिए क्योंकि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ एक बहुत लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। स्वाति माल और इस तरह के मालीवाल और इस तरह के तमाम जो नेता हैं, उन सब नेताओं के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, यारी है। फिर अचानक ये दुश्मनी कैसे? और इस पर तो अब जो कहते हैं ना कि हुक्म पर इक्का चल जाना, वो ये हुआ है कि 30 घंटे बाद आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निवास पर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है। अब सवाल यह उठता है कि 30 घंटे बाद यह बयान क्यों आया? और सुबह 10:30 बजे, यानी कि सोमवार की सुबह 10:30 बजे के बाद से स्वाति मालीवाल ने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है? तो सबसे पहले संजय सिंह। केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। संजय सिंह के शब्द को जरा गौर कीजिएगा। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही हैं स्वाति मालीवाल जी, जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही थी और अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट हैं, वो रूम में आते हैं और बहुत ज्यादा बेहद बदतमीजी और बेहूदगी करते हैं। अब ये क्या हुआ होगा साहब? और स्वाति मालीवाल जी, जिन्होंने तमाम महिलाओं के हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज बुलंद की है, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश भर में,
वो बदतमीजी को चुपचाप सहन कर कर वापस निकल जाएंगी क्या? ये बात गले के नीचे उतरती नहीं है ना। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्या हुआ होगा कि विभू कुमार ने स्वाति मालिवाल जी के साथ बदतमीजी की? कोई कहा सुनी हुई क्या? क्या कोई विवाद था? क्या आपसी रंजिश की बात है? क्या यह मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है? क्या है यह मामला? इसके बारे में आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। अब जरा इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिएगा तो आप समझेंगे कि कहां कहां लोचा है। स्वाति मालिवाल जी ने पुलिस के थाने में इस मामले को दर्ज नहीं उठाया। आप चौंक गए ना? देखिए, बेहद बदतमीजी की गई। 30 घंटे के बाद संजय सिंह कह भी रहे हैं कि बदतमीजी हुई है, दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख रह चुकी हैं, लेकिन पुलिस में केस दर्ज नहीं होता है। पुलिस में 2 कॉल जाते हैं, केस दर्ज नहीं होता। सवाल यह उठता है कि 30 घंटे तक आम आदमी पार्टी किसका इंतजार कर रही थी? क्या पूरे मामले को समझाने की, संभालने की और उस पर पानी डालने की कोशिश हो रही है? मुख्यमंत्री के घर पर यह दूसरी बार मारपीट की या अभद्र व्यवहार की खबर आती है। ऐसा क्यों? उनके घर पर ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ मालिवाल जी ने पीसीआर को फोन किया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया। एक बार नहीं, 2 बार फोन किया, और जब दूसरी बार फोन किया तो कहा कि मैं वापस आती हूं 15-20 मिनट में। आई नहीं वापस। क्या स्वाति मालिवाल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इसका पूरा सीक्वेंस और देखिए आप। सोमवार को सुबह सुबह दिल्ली पुलिस के पीसीआर पर एक कॉल गई। 9 मिनट के अंदर में 2 बार कॉल गई साहब। पहली कॉल 9 बजे के आसपास, जिसमें कॉलर ने अपना नाम स्वाति मालिवाल बताया। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री निवास के अंदर हैं, खुद पर मारपीट का आरोप लगाया। कॉलर ने कहा कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभू कुमार के द्वारा सताई गई हैं और उनके साथ मारपीट की गई है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री निवास पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौके पर स्वाति मालिवाल नहीं मिली। दिल्ली पुलिस कॉल की जांच करने के लिए आगे बढ़ी। इस बीच में अब जैसा कि स्वाति मालिवाल जी के समर्थन में संजय सिंह सामने आकर कह रहे हैं कि विभू कुमार ने बहुत ज्यादा अभद्रता की। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुख्यमंत्री को इसकी पूरी जानकारी है? और अगर जानकारी है तो अभी तक वो चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? वो मुख्यमंत्री जो कि महिला अधिकार के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी जो कि उनकी एब्सेंस में लगातार चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही थी, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं कहा? भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। 36 घंटे लग गए आम आदमी पार्टी के सांसद को ये जवाब देने में कि हम संज्ञान लेंगे। एक महिला के साथ, मुख्यमंत्री आवास के साथ अंदर बदतमीजी की जाती है, अभद्रता की जाती है, और आप कह रहे हैं संज्ञान लेंगे। इसी से पता चलता है कि ये आम आदमी पार्टी कितनी संवेदनहीन है। अरे, एक बहन के साथ अगर मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की घटना घटती है, उसके पीछे का दोषी कौन है? मुख्यमंत्री खुद अंदर थे, उसी समय पुलिस को बुलाना चाहिए था, कार्रवाई करने के लिए कहना चाहिए था, और 36 घंटे के बाद भी पुलिस कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं कि हम संज्ञान लेंगे। तो सीधा सीधा लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार से ही इसे बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था। अब चलिए, इसे तो कह सकते हैं कि राजनीतिक अदावत है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस पूरे विवाद के घेरे में जो व्यक्ति है विभू कुमार, वो कौन है? उसके बारे में जानकारी देता हूं आपको। विभू कुमार इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कैंपेन के जमाने से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। शराब घोटाले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विभू कुमार से कई घंटे पूछताछ की, लेकिन ईडी का यह कहना है कि विभू कुमार ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे किसी भी तरह का कोई भी शक और शुबा अरविंद केजरीवाल पर सामने आता है। विजिलेंस निर्देशालय में 10 अप्रैल से विभू कुमार की सेवाएं को समाप्त कर दिया गया। इससे पहले वो विजिलेंस नेत्रालय में काम करते थे। निर्देशालय में विभू कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना गया। केजरीवाल के निजी सचिव विभू कुमार को जिस पद से हटाया गया था, उसके पीछे जो आधार बनाया गया वो है 2007 में नोएडा में उनके किसी सरकारी कर्मचारी के साथ हुई झड़प और उसके बाद तथाकथित तौर पर मारपीट। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो विभू कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ सालों से रहे हैं, आम आदमी पार्टी की शुरुआत से पहले से, आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ रहे, उनके सभी सहयोगियों के बीच में दोस्ताना व्यवहार है।
अचानक उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी और बदसलूकी की, वो भी एक ऐसे हद की जहां पर स्वाति मालीवाल जी को पुलिस के सामने यह कंप्लेन लिखवाना पड़ा या कहना पड़ा कि मेरे साथ मारपीट हुई है। दाल में कुछ न कुछ तो काला है, या शायद पूरी दाल काली है जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, लेकिन कुल मिलाकर यह बवाल बड़ा है। इसके पीछे की राजनीतिक सूझबूझ भी अलग अलग है। अब इसमें कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं सत्ता की गलियारों से कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि राज्यसभा की सीट स्वाति मालीवाल जी छोड़ दें। और वो बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक बहुत ही वरिष्ठ वकील को इस सीट को देने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। ये वरिष्ठ वकील आम आदमी पार्टी के कई मुकदमों को दिल्ली हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। क्या इस बारे में विवाद हो रहा है, या फिर यह माना जाए कि विभू कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जिनसे ईडी पूछताछ भी कर चुकी है, अब शायद उनका वक्त अरविंद केजरीवाल के क्लोज सर्किट में खत्म हो चुका है। क्योंकि आपने देखा, अगर अब इतिहास देखें तो अरविंद केजरीवाल के नजदीक जितने लोग रहते हैं, आमतौर पर धीरे धीरे उनका वक्त आता है और वो उनसे अलग हो जाते हैं। क्या ये वक्त आ गया है कि विभू कुमार को भी उनसे अलग कर दिया जाएगा? तो यानी कि बहुत कुछ चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास में और मुख्यमंत्री के पास। इसकी जानकारी तो फिर आगे तभी मिलेगी जब अगला कदम उठता हुआ दिखाई देगा। अब आइए इसी के साथ साथ बात करते हैं दिल्ली के पूरे चुनावी समीकरण की, क्योंकि दिल्ली के बिसात पर अरविंद केजरीवाल को जब से अंतरिम जमानत मिली है और वो बेल पर बाहर हैं, अरविंद केजरीवाल अपने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और दिल्ली में ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपना खंभा गाड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने संबोधन में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को डिगा सकता है तो वो है इंडिया गठबंधन और वो है आम आदमी पार्टी। बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का अपनी तमाम चुनावी सभाओं में। इसके साथ साथ उसी लिहाज में वो ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। उनके कुछ कथनी आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जनता के लिए जेल गए हैं। उनका कहना है कि मैं जनता के लिए, आपकी आवाज उठाने की वजह से आज मैं जेल में हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें शराब घोटाले के लिए जेल में रखा। अब इसका जनता के साथ क्या संबंध है, केजरीवाल जी के अलावा शायद कोई और बेहतर तरीके से नहीं बता पाएगा। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो 5 जून को और उसके बाद उन्हें कभी जेल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि क्या वो मानते हैं कि जिसकी सरकार होती है वो कभी जेल नहीं जाता? और अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो ऐसे में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का पूरा मामला खत्म हो जाएगा और वो कभी जेल नहीं जाएंगे? शराब घोटाले का जो पूरा दंश उनके ऊपर लगाया गया है वो सब धुल जाएगा, क्लीन चिट, ड्राई क्लीन, वॉशिंग मशीन। ये कई तरह की बातें हैं जो आमतौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। अपनी तमाम चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा वो जरूर दिलवाएंगे। 10 साल से भी ज्यादा वक्त से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक मिला नहीं है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले पर उनकी सहयोगी दल कांग्रेस, जो दिल्ली में उनके साथ है लेकिन पंजाब में उनके खिलाफ है, उसने आज तक आम आदमी पार्टी की इस मांग का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस मानती है कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी के मातहत या किसी और सरकार के मातहत पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के लिए उपयुक्त नहीं है, यह कांग्रेस ने कहा है बार बार। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस तरीके के भाषण, जिस तरह की शैली, जिस तरह की बातचीत दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, क्या इसका एक ही मकसद है कि किसी कीमत पर उनको दोबारा जेल न जाना पड़े? तो आइए इसके साथ साथ दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों के बारे में भी आकलन करते हैं। 2014-2019 के आंकड़ा यह बताते हैं कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो क्या 2024 में एक बार फिर यानी कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटों पर अपनी
जीत दर्ज कर सकती है? और अगर ऐसा होगा तो क्या यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा? खास करके तब जबकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस के बीच में जमीनी स्तर पर तालमेल नहीं है, न के बराबर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में तो 2 फुट होता हुआ दिखाई दिया जब प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने कांग्रेस में बगावत कर दी और कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मनमर्जी से हो रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ जाना कांग्रेस सुसाइड के बराबर है। और उसके बाद अरविंद सिंह लवली ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। तो क्या आज कांग्रेस के लिए यहां पर बहुत ही करो या मरो जैसी स्थिति है? आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भी जूनियर पार्टनर माना है। दिल्ली में 4 सीटें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, 3 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस का उम्मीदवार है। अगर हम कागजी स्तर पर देखें तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार विपक्ष के सभी उम्मीदवार से ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं कागजी तौर पर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हर सीट का एक अपना आयाम होता है और उस आयाम के आधार पर सीटों का आकलन भी होना चाहिए। मैं 7 में से 3 सीटें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और इसी से आप समझिए कि दिल्ली की यह लड़ाई कितनी मुश्किल या आसान होने जा रही है। नई दिल्ली की सीट पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। 2019 में इस सीट से मीनाक्षी लेखी को चुना गया था सांसद के तौर पर। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस बार 2 वकील हैं जो आमने सामने हैं, बासवी स्वराज और सोमनाथ भारती। दोनों वकील हैं पेशे से, दोनों भाषण जबरदस्त करते हैं। पब्लिक कनेक्ट और मास कनेक्ट करने में भी दोनों एक दूसरे से आगे पीछे नहीं है। लेकिन इस पूरी सीट पर वोट बैंक किसका माना जाता है? यहां पर जो वोट बैंक है वो अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक माना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि यहां पर आमतौर पर सेक्रेटेरिएट्स में काम करने वाले मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं और कर्मचारी वर्ग आमतौर पर दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को अपनी प्रेफरेंस मानते रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि जब आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, अन्य तरह की सुविधाएं मिलती हैं, तो राज्य के स्तर पर इस पूरी सीट का बिहेवियर एक तरह से राज्य के स्तर पर आता है, जो कि आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज यहां पर बहुत अच्छा दिखाई देता है जब आप असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं, यहां पर खास करके जो सेक्रेटेरिएट्स में काम करने वाले कर्मचारी हैं या फिर उसके साथ साथ जो अन्य वर्ग है, वो बहुत ही पढ़ा लिखा और शिक्षित वर्ग है। और ये वर्ग आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनता आया है पिछले 2 चुनाव से। तो इस बार क्या ये पैटर्न बदलेगा? ये तो हम 4 तारीख के बाद आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। एक और सीट है चांदनी चौक। चांदनी चौक पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है और कांग्रेस ने अपने पुराने दिग्गज नेता जेपी अग्रवाल को उतारा है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को वाकई में फायदा मिल सकता है? इसके लिए हमें यहां का जातीय समीकरण समझना पड़ेगा साहब। इस सीट पर मुसलमान आबादी 30% है। इसके बावजूद 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से जीत हासिल की है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी 25% है और इस वोट बैंक पर बड़े पैमाने पर बीजेपी का अभी तक आधिपत्य रहा है। ओबीसी की आबादी 20% है और यह भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हुई दिखाई देती है। और वैश्य समुदाय 15% है और इस 15% पर अग्रवाल साहब की नजर है। तो 15 प्लस 30 45% वोट शेयर कांग्रेस मानती है कि उसके पास जा सकता है, जिसकी वजह से इस सीट पर उसको उम्मीदें हैं। और खासकर एक बात और है कि माथुर साहब का जो कनेक्ट है, पब्लिक कनेक्ट, वो इस इलाके में पहले से काफी अच्छा रहा है। लेकिन क्या यह काम आएगा, यह अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। एक और सीट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस सीट की तरफ जब आप देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के उदित राज से है। उदित राज 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव जीत चुके थे, 2019 में कांग्रेस की तरफ से लड़े और हार गए और इस बार फिर चुनाव के मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से है। यहां पर जो समीकरण है वो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इस सीट पर पहले हंसराज हंस को टिकट दिया गया था। उनका टिकट इस बार काट दिया गया क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा नहीं था, फीडबैक बहुत अच्छा नहीं था। इस सीट पर कहां और किसकी क्या है स्थिति? जातीय आधार पर देखें तो दलित वोटर्स इस पूरी सीट पर अपना पूरा दबदबा रखते हैं। 21% यहां पर दलित वोट है, जाट वोट 16% है, ब्राह्मण 12% है, बनिया 10% है, ओबीसी 20% है और मुसलमान आबादी यहां पर 10% के आसपास है। इसलिए अगर आप यहां पर देखें
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां मफीद वोट कौन कौन सा है? 21% और 16% जाट अपने आप में बहुत बड़ा मामला रखता है। उसके बाद ब्राह्मणों की जाति, और कुल मिलाकर यहां पर सीटों का आकलन कुछ अलग तरीके से होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो कुछ एक सवाल है, ये जो मैंने आपके सामने सीट रखा, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और एक आखिरी सीट जो बड़ी ही दिलचस्प और रोचक हो चुकी है इस बार, क्योंकि रिंकी के पप्पा मनोज तिवारी तीसरी बार यहां से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने अपनी तरफ से कन्हैया कुमार जी को उतारा है। कन्हैया कुमार जी बिहार के रहने वाले हैं और मनोज तिवारी का परिवार भी बिहार का रहने वाला है, लेकिन उनका जन्म और उनकी पूरी पढ़ाई उत्तर प्रदेश में हुई है, यानी कि दोनों पूर्वांचल के नेता हैं। और पूर्वांचल के नेताओं को यहां क्यों उतारा जाता है? वो इसलिए क्योंकि यहां पर पूर्वांचल आबादी बहुत बड़े पैमाने पर है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बड़े पैमाने पर यहां रहते हैं। 28% वोट बैंक सिर्फ इन लोगों का है। जाहिर सी बात है, इसलिए ऐसे उम्मीदवार यहां पे तय किए जाते हैं। अब कन्हैया कुमार के बारे में यह है कि वामपंथ दलों के समर्थन से उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा, वहां पर चुनाव हारे और उसके बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उनके आने के साथ ही कांग्रेस में जबरदस्त विरोध है, और वो विरोध इस बात को लेकर है कि इंपोर्टेड नेता को लाने की आवश्यकता खास करके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्यों पड़ी। अब यहां पर लड़ाई दो ऐसे लोगों के बीच में है जो खुद अपने आप को दिल्ली का मानते नहीं है, लेकिन हैं दिल्ली के। अब इसके साथ साथ यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स है वो बड़ा जबरदस्त खेल करता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो मुसलमान वोट बैंक है वो कुछ इन इलाकों में सिमटा हुआ है, जैसा कि सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर, इन जैसे इलाकों में, और ये करीबन 23% के आसपास है। इसलिए काफी कुछ यहां पर हो सकता है, काफी उम्मीदें भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज दिल्ली को लेकर निकल कर आ रही है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और उसके बारे में आपको ये बात समझनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन नेतृत्व के स्तर पर तो काफी कुछ एक साथ होता दिखाई दे रहा, लेकिन जमीन पर अभी भी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के विरोध में हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों को पता है कि विधानसभा के चुनाव में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, जो अगले साल, या माफ कीजिएगा इसी साल, अगले साल जनवरी कह रहा था मैं, लेकिन इसी साल दिसंबर में उसकी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली तो फिर ये दुश्मनी कैसे निकाली जाएगी, ये बड़ा सवाल है। आइए अब जरा बात करते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की, और ये राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से जुड़ी है साहब। 6 दिन का प्रचार बचा है महत्वपूर्ण तौर से, और इस पार्टी को उम्मीद है कि ये सीट तो जीतनी ही जीतनी है। इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपना दम झोंक रखा है। तो रायबरेली की जो सीट है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस सीट पर अभी तक गांधी परिवार ने अपने आप को एक बहुत ही ठोस और अच्छी स्थिति में पाया है। आज से नहीं बल्कि कई सालों से। लेकिन इस सीट के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले मैं एक वीडियो का जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने, जो कि अभी बस इस बुलेटिन की शुरुआत से कुछ देर पहले ही अपलोड किया गया है यूट्यूब पर। आजकल कांग्रेस यूट्यूब पर ही रहती है साहब, डिजिटल है वो लोग बहुत ज्यादा। उस वीडियो में जो बातें कही गई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की इस बात को सुनिए साहब, सुनिए जरा। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। तो ये जो आपने देखा भाई और बहन के बीच में जो एक कहते हैं नोक झोंक, सवाल ये था कि एक कार्यकर्ता ने पूछा कि राहुल जी आप शादी कब करेंगे, रायबरेली में खड़े तो हो गए हैं, बहू चाहिए रायबरेली को। तो इस सवाल को राहुल गांधी टाल गए थे। उसके बाद प्रियंका गांधी ने इसको दोबारा सामने रखा और पूछवाया। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जी रायबरेली की सीट जीतने के लिए शादी कर लेंगे? भाई अगर वो कर लेते हैं तो वाकई में इस देश के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की श्रृंखला से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को उम्मीद है राहुल गांधी से, चलिए हो सकता है इस उम्मीद को परवान चढ़ जाए। लेकिन अब यहां पर एक बात और आती है कि कितनी इमोशनल लेवल पर जाकर कांग्रेस पार्टी रायबरेली में अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी भी लगातार रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर इमोशनल कार्ड बड़े पैमाने पर खेल रही हैं। अपने परिवार के बलिदान के बारे में वो लगातार बताती हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अपने परिवार के बलिदान को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी, ताकि वो सिंपैथी फैक्टर बनी रहे।
विरासत में उन्हें देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, 7 साल बाद शहीद हो गए, पूरा जीवन भी नहीं जिया। बच्चे बड़े हो गए, मेरी शादी हुई उसमें भी नहीं आए थे, नहीं, गुजर गए थे। अपने पोते पोती को नहीं देखा, और इनके बारे में आप कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं। राजीव गांधी की यादों को स्मरण कर कर लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है ताकि अमेठी और उसके साथ साथ रायबरेली की जनता राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी का जिक्र बड़ा कम होता है, लेकिन इन 3 गांधियों के बारे में जरूर चर्चा करें और सोचें कि इस इमोशनल आधार पर क्या उनको वोट दिया जा सकता है, क्या उनको बचाया जा सकता है। और इस इमोशनैलिटी को जरा देखिए, मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं। ये ताजा वीडियो है साहब, यूट्यूब पर अपलोड किया गया है कांग्रेस के द्वारा। इस वीडियो को जरा आप देखिए और ये वीडियो बताएगा आपको कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ बैठकर कॉफी टेबल बुक देख रहे हैं, जिसमें वो राजीव गांधी के तमाम दृश्यों को देख रहे हैं। उसके साथ साथ सोनिया गांधी अमेठी की अपनी यादों को, अपने स्मरण को सामने रखती हैं। 6.5 मिनट का ये वीडियो है, पूरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो के आधार पर आप देख सकते हैं बहुत सारी बातें। ये वीडियो जरा चला देते हैं आपके लिए और आप देखिए कि इसमें और क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। 1921 से पंडित जी उनका राजनीतिक जीवन शुरू किया, और एक किसान का लीडर था बाबा रामचंद्र, उनको मैसेज भेजा कि चलो मिलेंगे, और पंडित जी को अपना दुख बताया। मैं भी जाऊंगा, पंडित जी ने बोला। तो फिर वो प्रतापगढ़ पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो किसान का जो था प्रतापगढ़, और फिर रायबरेली भी, और 1-2 और नज़दीक के जगह। रायबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहाँ के एमपी थे 53 से। तो इस वीडियो का एक छोटा अंश हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इस पूरी कहानी का लबोलबाब ये है कि रायबरेली और अमेठी सीट पर जीत हासिल करने के लिए गांधी परिवार ने हर तरह के हथकंडे को अपना लिया है। चाहे आप उसे इमोशनल ब्लैकमेल की बात कहें, सेंटिमेंटैलिटीज की बात कहें, राजीव गांधी की तथाकथित तौर पर कुर्बानी को याद करके कहें, या फिर इंदिरा गांधी की कुर्बानी की बात करें, हर तरह की सेंटिमेंटैलिटी और इमोशनल तार को छेड़ने की पूरी कोशिश की गई है ताकि रायबरेली से कम राहुल गांधी को किसी तरह की शिकस्त न मिले और रायबरेली की जनता भावुक होकर राहुल गांधी को मतदान कर दें। अमेठी में भी कुछ यही कोशिश है कि किसी तरीके से जो सेंटिमेंटैलिटीज हैं उसके आधार पर वोट मांगा जाए, यानी कि वोट के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी चलेगा साहब। तो अगर आप इस पूरे आधार पर देखें तो एक बात यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या गांधी परिवार ने या राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी के सामने इस बात का जिक्र किया कि मैं विकास के लिए क्या करूंगा? क्या उन्होंने इस बात के बारे में कहीं कोई टिप्पणी की और कहा कि अमेठी में 2004 से लेकर 2019 तक मैं सांसद था, सड़क तक नहीं बन पाई थी, कई तरह की दिक्कतें थी, उसको मैं दूर कैसे कर सकता था? क्या मैंने उस समय गलती की या नहीं की? आप जरा सोचिए इस सीट का इतिहास। 66 साल से रायबरेली की सीट गांधी परिवार के पास है। 56 साल तक गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही यहां पर सांसद बना रहा है। पहले फिरोज गांधी 2 बार यहां से चुनाव लड़े, उसके बाद इंदिरा गांधी ने 4 बार यहां से चुनाव जीता, सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही हैं, रायबरेली से लगातार सोनिया गांधी चुनाव जीतती रही हैं। और ऐसे में अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी को इमोशनल ब्लैकमेल के आधार पर, इमोशनैलिटी के आधार पर वोट मांगना पड़ रहा है। हालांकि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है साहब, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी रायबरेली में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अदिति सिंह, जिनके बारे में ऐसी खबरें आ रही थी कि वो नाराज चल रही हैं, उनको बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जो स्थानीय नेता हैं उनमें भी हल्का विरोध का स्वर दिखाई दे रहा था, उसे भी मॉडिफाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
मौजूदा प्रत्याशी दिनेश प्रताप जो रायबरेली से हैं, दिनेश प्रताप सिंह, और इन दोनों के बीच में बनती नहीं है। अमित शाह जी मनोज पांडे जी के घर गए थे उनको मनाने के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। यानी कि रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रही है और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को इस सीट से न जीतने दिया जाए। दूसरी तरफ गांधी परिवार पूरे तरीके से अड़ा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंसू निकालने पड़े, सीट को जीतना है। तो इस बार देखना होगा 4 जून को कि इमोशनैलिटीज जीतती हैं या चुनावी रणनीति। राय आज की एक बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या स्टॉक मार्केट इसलिए थरथरा रहा है क्योंकि चुनाव को लेकर खबरें बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं? क्या चुनावी उथल पुथल की वजह से स्टॉक मार्केट में इतनी बिकवाली हो रही है और लोगों के सपने टूट रहे हैं? दरअसल ये हकीकत नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने स्टॉक मार्केट को लेकर क्या कहा। अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब शेयर बाजार चुनाव के दौरान टूटा हो, और ये बहुत बड़ी टूट भी नहीं, अभी तक सिर्फ 3% के आसपास स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले स्टॉक मार्केट ने 16 बार गोते लगाए हैं। ऐसे में इस चुनाव के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अफवाहों की वजह से स्टॉक मार्केट पर काफी असर पड़ रहा है। गृह मंत्री ने जो बातें कही हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में कहा स्टॉक मार्केट के बारे में कि जो तमाम निवेशक हैं वो जोखिम से बचने के लिए उम्दा स्थान पर मौके तलाश रहे हैं और चुनाव के बाद भारत में निवेश उनकी बढ़ेगी। अभी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो हल्का बहुत करेक्शन आप देख रहे हैं, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा विदेश मंत्री ने क्यों कहा। इसके पहले आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। I am very sure as round after round takes place, markets will be less and less volatile because the markets will see exactly what those numbers. तो आपने देखा कि स्टॉक मार्केट को लेकर एस जयशंकर ने क्या कहा। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार स्टॉक मार्केट की इस 2-3% के करेक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को, एस जयशंकर को यह सब कुछ क्यों कहना पड़ रहा है। तो आइए जरा इसके पहले मैं अभी तक जो हुआ है उसके बारे में तमाम जानकारी दे दूं। सबसे पहले क्या आप इस बात को जानते हैं कि आज से तकरीबन 1.25 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्फ्रेंस में एक बातचीत के दौरान कहा कि हर कोई मानता है कि भारत का पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत अच्छा नहीं चलता है और इसके स्टॉक्स कभी बढ़ते ही नहीं है साहब। लेकिन आप मेरी बात मान लीजिए, पब्लिक सेक्टर के शेयरों में आपको जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा क्योंकि भारत सरकार ने तय किया है कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स को सही किया जाए और पब्लिक सेक्टर के तमाम जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या कहा था। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था। एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। दो 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान जो कि उन्होंने संसद में रखा था, उसके बाद से क्या आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स ने कितना % ग्रोथ हासिल किया है? 900%। 900%। जरा आप सोच सकते हैं क्या? डिफेंस सेक्टर के जितने पीएसयू कंपनियां हैं 1000% से ज्यादा का उन्होंने ग्रोथ दिखाया है। इसके साथ साथ तमाम जो बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उन्होंने भी 700 से लेकर 1000% तक का ग्रोथ दिया है। इस गुरु मंत्र के साथ ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है
कि जब तमाम बातें सामने हैं, ऐसी स्थिति में अब ये चुनाव को लेकर इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? तो ये समझना आवश्यक है कि जब उथल पुथल की स्थिति होती है तो चुनाव में आमतौर पर शेयर बाजार का कुछ ऐसा ही हाल होता है। जैसे कि 2019 में जब 7 चरणों के मतदान हुए थे, उस वक्त क्या स्थिति थी? पहले चरण के जो मतदान थे 91 सीट्स की, भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें जीती, कांग्रेस ने 9 जीती, अन्य के खाते में 51 सीटें आई थी। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान हुआ जिसमें 97 सीट्स थी, बीजेपी को 28 मिली, कांग्रेस को 12 मिली और अन्य के खाते में 47 गई। ऐसे में बात यह निकल कर आई कि क्या बीजेपी जो है, बीजेपी को 38 सीट्स मिली थी, जी हाँ माफ कीजिएगा, और ऐसे में यह बात निकल कर आई कि क्या यहां पर मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा? तो मार्केट यहां पर हल्का सा गिरा जरूर था, लेकिन जैसे ही हम थर्ड फेज की बात करते हैं, 115 सीट पर मतदान हुए थे और उन्हें 115 सीट में से बीजेपी को 67 मिला था, कांग्रेस को 19 और अन्य के खाते में 29 सीट्स गई थी। यानी कि थर्ड फेज तक आते आते भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से कहीं आगे निकल गई थी। यह आंकड़े चुनाव के बाद सामने आए, इसलिए उसका कोरिलेशन आज हम करके आपको बता रहे हैं। इसके बावजूद बाजार में कोई बहुत जबरदस्त उछाल देखने को नहीं मिला था साहब। जब फोर्थ फेज हुआ जो कि 29 अप्रैल को हुआ था, उसमें 71 सीट्स थी। भारतीय जनता पार्टी ने 49 जीती, कांग्रेस को 2 मिला, अन्य को 20। उसके बाद 6 मई को 5वां चरण का हुआ और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार बढ़ती चली गई। जिस दिन लास्ट पोलिंग का डेट था यानी कि 19 मई, उस समय तक ऐसा माना जा रहा था तमाम एग्जिट पोल्स के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने वाली है। अगर स्टॉक मार्केट इसी तरीके से रिलेटेड होता तो फिर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उछाल आना चाहिए था 19 के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार बनने के बाद स्टॉक मार्केट उछा और 19 मई तक सरकार जब तक पूरी नहीं बनी थी और एग्जिट पोल के रुझान ही सामने आए थे, तब तक स्टॉक मार्केट लगातार नीचे ही गिरता रहा था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट का कोई खास कोरिलेशन चुनाव के आगे पीछे होने से नहीं होता। और इस चुनाव में भी तमाम मार्केट विशेषज्ञ ने क्या कहा था? मार्केट विशेषज्ञों का कहना था कि मार्केट ने पहले ही चुनाव के नतीजों को फैक्टर इन कर लिया है। मार्च से पहले सभी लोगों ने अपने पोजीशंस उसके पहले ही बना लिए थे। जब पहले ही फैक्टर इन कर लिया गया था तो चुनाव के बीच में रुझान दाएं बाएं अगर हो भी रहे हैं तो क्या इसका वाकई में फर्क बाजार पर पड़ेगा? दरअसल इसकी असली वजह अब मैं आपको बताता हूं। असली वजह यह है कि बीते 3 हफ्ते में चीन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। चीन का मार्केट अब उठता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों को लग रहा है, खास करके इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि चीन में यह सही मौका है जब आप इन्वेस्ट कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। भारत का बाजार पहले से ही काफी ऊपर चढ़ चुका है। ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने से भारत से बाजार से अपना पैसा निकालकर चीन में लगा रहे हैं और यही वजह है कि मार्केट ने अभी तक तकरीबन 2 से 3% की गिरावट देखी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो अभी बिकवाली हमने देखी है, ये चुनाव से नहीं बल्कि इस बात से है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कितने बड़े पैमाने पर भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं और इसी की वजह से आज भारतीय स्टॉक मार्केट में हल्की उथल पुथल है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यहां पर यह है जो मैं आपको छोड़े जाता हूं। अमित शाह जी और एस जयशंकर के बयान के बाद स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 300 से ज्यादा अंक सिर्फ एक दिन में बढ़ता हुआ देख लिया साहब। तो अब आप इसी से विचार कर लीजिए कि अगर किसी के कहने से कुछ होता है तो या तो पब्लिक सेक्टर में वो 900% का उछाल नहीं आता जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, और अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है 400 पार हम आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि फायदा होने वाला साहब, खरीद लीजिए बाजार। आइए आखिरी स्टोरी आपके सामने रखते हैं। डिप्लोमेटिक विंड भारत को कैसे मिली है? भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। चाबहार बंदरगाह 10 साल के लिए भारत को मिल गया है। यह पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह पर अपना काम संभालने जा रहा है। चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण में सिस्तान और बलूचिस्तान इलाके में है, जिसे ईरान और भारत दोनों मिलकर विकसित कर रहे हैं। यह राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और साथ साथ रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर भी।
क्योंकि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक व्यापार का जो पूरा रास्ता है वो भारत के लिए अब खुलता हुआ दिखाई देगा। इस पूरे सौदे पर चीन और पाकिस्तान की नजरें लगातार थीं, क्योंकि इसी इलाके में ग्वादर पोर्ट को चीन और पाकिस्तान विकसित कर रहा है। इस नक्शे को आप देखिए और इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट के ठीक आगे चाबहार पोर्ट है, जो कि ईरान के पास है, जो कि पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है, और इसे भारत अब अगले 10 साल तक नियंत्रित करता रहेगा। चाबहार से ग्वादर पोर्ट की दूरी सिर्फ 172 किलोमीटर की है। अब आप देखिए कि क्या फायदा होने जा रहा है। अभी तक भारत के लिए जो पुराना रूट है जिसके जरिए हम तेल और उसके साथ साथ तमाम आयात के सामान लेकर आते हैं, वो कितना लंबा है आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अब रूस के जरिए एक नया रास्ता शुरू किया गया है, जिसके जरिए हम इंपोर्ट बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, जो कि चाबहार पोर्ट से होता हुआ आएगा, जिसकी वजह से भारत के लिए खर्च बहुत कम होता दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस से भारत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात कर रहा है, और इसके साथ साथ ईरान से भी। इसके वजह से भारत ने पिछले 1 साल में तकरीबन $20 बिलियन बचाया है, और यह बचत भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 7,200 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर भारत को ईरान, अजरबैजान के रास्ते सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ रहा है। कुल मिलाकर यह स्थिति काफी बेहतर होती दिखाई देती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, जहां पर बड़े पैमाने पर नेचुरल गैस है, जहां पर कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सैनिक साजो सामान का कारोबार बढ़ाने के लिए तैयार हैं, भारत उन्हें सैनिक साजो सामान बेचने के लिए तैयार है, इसके लिए भी काफी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया, चीन और पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसने में भी एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी, और वो इसलिए क्योंकि चीन लगातार भारत पर टोह रखने के लिए ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहता है, और इसी के जरिए जो इंडियन ओशन सी लेन्स हैं उस पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन इस चाबहार पोर्ट पर नियंत्रित होने के साथ ही और वहां की पूरी कार्यप्रणाली को अपने हाथ में करने के साथ ही अब भारत के लिए चीन पर, पाकिस्तान पर और उसके साथ साथ इंडियन ओशन सी लेन्स पर अपना पूरा कब्जा बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को भारत और ईरान का यह समझौता पसंद नहीं आया है। इसकी वजह से अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है और कहा गया है कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत पर अमेरिका किस तरह का प्रतिबंध लगाएगा। 1998 में जब परमाणु विस्फोट भारत ने किया था, उस वक्त भी अमेरिका तिलमिला उठा था और उसके बाद कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगाए गए थे। इसके बावजूद भारत के बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा था। आज की तारीख में ऐसी कई अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कंपनियां हैं जिनका संबंध अमेरिका से बड़े पैमाने पर है, जो भारत के बाजार में न सिर्फ निवेश करके बैठी हैं, बल्कि उनकी पूरी बिक्री, उनका पूरा सेल भारत पर निर्भर करता है। ऐसी परिस्थितियों में क्या अमेरिका भारत पर कोई प्रतिबंध लगाने की बात सोच सकता है? यह अपने आप में अतिशयोक्ति के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने चीन के खिलाफ जो एक एकत्रित समूह तैयार किया है, जिसमें क्वाड में जापान, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ साथ अमेरिका और भारत एक दूसरे के, सभी ये चारों देश एक साथ हैं। क्या क्वाड के होते हुए भारत पर किसी तरह का अंकुश अमेरिका लगा सकता है? अगर ऐसा करना ही था अमेरिका को, तो क्या भारत जब रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात कर रहा था, तो उस वक्त ये प्रतिबंध नहीं लगाए जाते? अमेरिका ने स्पष्ट तौर से कह रखा था कि ईरान और उसके साथ साथ रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे, तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन अमेरिका ऐसा करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर भारत की यह अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जिसका आज हम परिणाम देख रहे हैं, जहां पर चाबहार पोर्ट 10 साल तक के लिए हमारे पास है, जिसके जरिए हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आयाम और अंजाम दे रहे हैं।